Hello everyone and welcome to this demo class. Basically this is a class for legal reasoning. We all must understand क्योंकि legal reasoning CLAT एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि हम legal reasoning के 2024 के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं. एक और क्लास थी पहले जिसमें हमने इसका कुछ पार्ट एनालाइज किया था. अब हम कुछ नए क्वेश्चन 2024 से लेके चलेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में. तो आपको पता है अब जो क्लैट का एग्जाम है वो कैसा है, पूरा पैसेज बेस्ड एग्जाम है. और अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारे 120 क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको 120 मिनट्स में ही सॉल्व करना होता है. तो डेफिनेटली पेपर बहुत लेंदी है और थोड़ा टफ भी है. 2024 का पेपर जो था वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे था बिकॉज 23 का पेपर वॉज रियली टफ. तो मे बी शायद उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे. बट 120 क्वेश्चन को 120 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है. पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. एंड अगर हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग की, सो जिसको हम कह सकते हैं एलई भी बहुत लोग बोलते हैं, मतलब बस लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपके अप्रोक्सीमेटली 120 में से 28 to 32 क्वेश्चंस जो हैं वो लीगल रीजनिंग में से आते हैं, which makes 25% ऑफ योर पेपर. सो ये बहुत बड़ा पोर्शन है आपके पेपर का. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत सीरियसली लें और अच्छे से तैयारी करके जाएं ताकि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में जिसकी वजह से इतने बड़े सेगमेंट में से आपके मार्क्स जो है वो कट हो. ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस में से ये जो चंक है इट्स अ वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंट वन एंड वी शुड बी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस. Alright, now let's start with this. तो पहला पैसेज जो है वो क्या कहता है. देखो मैं क्या करती थी ना, जब मैं कभी भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं किसी भी पैसेज को पढ़ने से पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम दैट पैसेज आई यूज्ड टू रीड दैट क्वेश्चन. हाउ इट हेल्प मी, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाउ इट हेल्प मी was with the fact that I could understand just by reading that question that what is the entire, mostly the entire theme or primary focus of that particular passage. देखते हैं यहाँ पे चलता है या नहीं, काम करता है या नहीं. देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को. देखो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है यहाँ पे. It says that what is the primary objective of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. तो the पहला क्वेश्चन है वो एक चीज के बारे में बात कर रहा है. So there is a very good chance that the entire passage would talk something in very significance about this particular thing. जो क्या है, Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. ठीक है, तो इसके कुछ कुछ ऑप्शंस हैं बट यहां से मुझे समझ में आ गया कि ओके दिस पैराग्राफ इज गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब हम क्या करते हैं कि इसको पढ़ते हैं. आप मेरे साथ इसको पढ़िएगा. ठीक है, आप इसको मेरे साथ पढ़िएगा. और देखो पैसेज है, पैराग्राफ है, रीडिंग से डर नहीं लग सकता. अगर क्लैट का एग्जाम निकालना है, क्लियर करना है तो रीडिंग हैबिट तो आपको बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल शांति से, शांत दिमाग से इसको जरा पढ़ने की कोशिश करो. ये क्या कहता है. The Indian legal system places a significant emphasis on protecting the rights and welfare of children. ठीक है, तो ये कहता है कि बहुत ये इंपॉर्टेंस हमारा सिस्टम देता है कि हम चिल्ड्रन के राइट्स को जो है अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें. For that, what we have is the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 is a vital piece of legislation. यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है in this regard. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब हम चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो विच लॉ कम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. इट इज दिस लॉ विच इज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जुवेनाइल जो है वो होता क्या है. जब कोई इंसान कोई ऑफेंस करता है यानी कोई गलत क्राइम यानी क्राइम करता है या कोई ऐसी चीज जो लॉ में अलाउड नहीं होती है, तो जब वो उसको करता है अगर उसकी एज 18 ईयर्स से कम है तो उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, क्रिमिनल नहीं बोलते. क्योंकि देखो क्रिमिनल जो होता है बड़ा हैवी टैग होता है. अगर एक बार आपको कोई क्रिमिनल बोले तो पूरी लाइफ जो है अनफॉर्चुनेटली बट पूरी लाइफ आपके साथ वो टैग जुड़ा रहता है. तो क्योंकि बच्चे बहुत यंग एज में होते हैं, दे आर वेरी यंग, है ना, तो इट शुड बी मेड श्योर कि उनके पूरे फ्यूचर को हम स्पॉइल नहीं कर रहे हैं बाय एडिंग दिस पर्टिकुलर टैग ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल. ठीक है, तो अगर उसकी एज 18 से कम है तो उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं कम पे, और अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है तब हम उसको क्रिमिनल बोलते हैं. गॉट इट. तो ये पर्पस है. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करता है तो जुवेनाइल विल बी दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और अ पर्सन. बेसिकली 18 पे तो आप अडल्ट हो जाते हो वैसे, बट उससे नीचे अगर हो तो आप जुवेनाइल कहलाओगे. ठीक है, आगे क्या कहता है. इट इज डिजाइन्ड टू इंश्योर दैट द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, receive special care, protection and treatment with the ultimate goal of rehabilitation and reintegration into the society.
बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट था, है ना, डरना मत। देखो डरना मत, अगर मैं आपकी जगह पे रह के इसको पढूं, ठीक है, अगर मैं इसको पढूं तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, हो सकता है मेरे समझ में ना आ रहा हो, डोंट वरी, उसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है आपकी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि वहां पे आपको जरूरत है उनको स्पेशल केयर देने की, उनको प्रोटेक्ट करके रखने की, उनको अच्छा ट्रीटमेंट देने की, और अल्टीमेट हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम उनको रिहैबिलिटेट करें, यानी उनको दोबारा से हम सोसाइटी का पार्ट बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कोई तो ऐसा है जिनको इन सब चीजों की जरूरत है, विच वुड मीन कि चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कैन मीन कि कोई ऐसा बच्चा जिसने कुछ ऐसा किया है कि नाउ द लॉ इज बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट। फॉर एग्जाम्पल मेरी आपसे अगर लड़ाई होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाऊंगी, यानी देयर वाज सम फ्रिक्शन बिटवीन अस, तभी तो हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइट। तो अगर कोई बच्चा है जो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, इट वुड मीन कि कोई तो ऐसा लीगल प्रोविजन होगा जो उसने तोड़ दिया या ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी, एंड नाउ द चाइल्ड एंड लॉ आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ठीक है। बट क्योंकि वो बच्चा है, टेंडर एज का है, हो सकता है उससे वो गलती से हुआ हो, उसको उसकी ग्रेविटी का अंदाजा ना हो, तो ऐसे में वी विल नॉट बी लाइक विल नॉट ट्रीट देम लाइक क्रिमिनल्स कि अब तो इन्हें जेल हो जानी चाहिए, ये वो करके वी लुक इनटू इट एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, एंड वी विल प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो, ठीक है। आगे देखो ये क्या कह रहा है। One of the key provisions of the act is the establishment of juvenile justice boards। देखो जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट के कुछ ना कुछ तो डिलीवरेबल्स भी होंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर आप करोगे कैसे, किसके थ्रू आप इसको करोगे। तो उसके लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इस एक्ट के अंदर होता है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स। तो इन बोर्ड्स का एस्टैब्लिशमेंट होता है, एंड एट व्हाट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। अब देखो इसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है, देखो लिखा है तो शायद इसमें से आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कह रहा है कि जो बोर्ड्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ होम, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसका जो जज होगा उसके लेवल का, या फिर और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। आपको ये सब याद करने की समझने की जरूरत नहीं है कौन कौन होते हैं, बस देख लो इसमें कौन कौन है, ठीक है। एंड 2 social workers, at least one of whom should be a woman, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन हो गया, या तो एक मेट्रोपॉलिटन लेवल का मजिस्ट्रेट हो, अगर वो नहीं है तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, इनमें से कोई एक, और साथ के साथ एंड 2 सोशल वर्कर्स जिनमें से कम एक जो है वो वुमन होनी चाहिए, यानी दोनों भी वुमेन हो सकती हैं लेकिन एक जो है वो फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है द प्राइमरी फोकस ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द जुवेनाइल, द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच द ऑफेंस वाज कमिटेड, एंड वेदर द जुवेनाइल शुड बी सेंट टू अ स्पीडी लाइक अ स्पेशल होम और रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि वो डिटरमाइन करे कि उस बच्चे की एज एक्चुअल में 18 से कम है या 18 से ज्यादा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी की एज 17 साल कुछ महीने है और प्रॉपर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है समझना कि भाई इसको हम एडल्ट की कैटेगरी में रखेंगे या फिर इसको हम जुवेनाइल की कैटेगरी में रखेंगे। तो इन सारी चीजों का पता लगाना किसका काम होगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का होगा। सेकंड, वो क्या काम करेगा, किन सर्कमस्टेंसेस में ऐसा कुछ हुआ है कि उससे ये एक्ट हो गया है, उनके बारे में पता लगाना अगेन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम होगा। और लास्ट में वो सब चीजों को एनालाइज करने के बाद बताएगा कि भाई इसको हमें सच में ले जाना चाहिए स्पेशल होम। देखो क्या होता है, जो 18 से ऊपर अडल्ट होगा उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं और उसको जेल में भेजा जाता है, बट जो जुवेनाइल्स होते हैं ना, जो 18 से कम वाले होते हैं, उनको जेल में नहीं भेजा जाता, ये करेक्शन होम्स या स्पेशल होम्स कहलाते हैं, ठीक है। वहां पर उनको पढ़ाया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिकली उनको रिहैबिलिटेट करने की तैयारी की जाती है, ठीक है। तो ये बताएंगे कि भाई इनको रिलीज ही कर दें प्रोबेशन पे, या फिर इनको इतना थोड़ा कुछ काम इन्होंने इतना ग्रेव कर दिया है कि इनको हम स्पेशल होम में रखें, ठीक है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, The act makes a clear distinction किसके बीच, between a child in conflict with law and a child in need of care and protection। देखो बहुत सिंपल सा है, घबराना नहीं है, बात सुनो मेरी। क्या कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये 2 चीजों में बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन करता है। किन चीजों में, पहला, there is a child who is in conflict with law। Look at my hands and try to imagine while I'm talking about this, ठीक है। There is a child
who is in conflict with law, which means that there was something that the law was saying, but this child did not follow the same, did something opposite of it, did something that was harmful to somebody, and so law and the child came in conflict with each other. Getting? एक तो ये है, और एक there is a child who is in need of care, protection, rehabilitation, क्योंकि इसके साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है, या फिर ये चाइल्ड भी अगर ये गलत संगत में है, ऐसे कुछ गलत काम किया है, he will ultimately need this to come back to the society as a civilized citizen. आ रही है बात समझ में? तो इस एक्ट में दोनों के बीच में अंतर बताया गया है कि एक है चाइल्ड हु इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो गड़बड़ जिसने करी है, कोई लॉ ब्रेक किया है, एक है चाइल्ड हु इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसके साथ गलत हुआ हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज द वन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। यहां पे जो था याद आया, while a child in need of care and protection is a child who is vulnerable or at risk and requires special care and support। उस बच्चे के साथ मे बी खुदा ना खास्ता, मतलब गॉड फॉरबिड, बट कोई ऐसा हरासमेंट हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब वो वल्नरेबल है, उसको बहुत नीड है केयर एंड प्रोटेक्शन की। तो एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है, और दोनों के लिए ये एक्ट जो है वो उनको डिफरेंशिएशन उनका डिफाइन करता है। ठीक है, now this act introduces a unique approach to dealing with children who are in conflict with the law। देखो मैं इसके पहले ना आपको एक प्रीमाइस बता देती हूँ हुआ क्या था। 2013 में आपने बड़ा फेमस सा एक मतलब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो था, निर्भया रेप केस जो था दिल्ली में जो हुआ था 2013 दिसंबर में। उसमें क्या हुआ था कि जितने भी लोग जो थे ऑफेंडर्स जो थे, यानी जो क्रिमिनल्स जिन्होंने ये एक्ट किया था, उनमें से जो एक था ना, ही वाज अ जुवेनाइल। कैन यू बिलीव दैट? उसकी एज जो थी वो 18 से कम थी, है ना, बट 16 से ऊपर थी उसकी एज, है ना। तो ऐसे में जब हम टेक्निकली बात करें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से, तो भाई उसको अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो ट्रायल होगा या उसके ऊपर जो केस लगाया जाएगा वो भी अडल्ट की तरह नहीं, वो एक बच्चे की तरह लगाया जाएगा। बट जब ये केस सबके सामने आया ना, तो लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई ऐसा बच्चा, कोई भी इंसान है फॉर दैट मैटर, जो जुवेनाइल यानी जो बच्चा होके भी, माइनर यानी कि 18 से कम होके भी ऐसा एक्ट कर सकता है जो सेम अडल्ट्स कर रहे हैं, तो उसको पनिशमेंट भी अडल्ट्स की तरह क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एंड इट साउंड्स वैलिड आल्सो, राइट? तो उसी के बाद ये एक्चुअली अमेंडमेंट आया था, ये चेंज आया था, और फिर बाद में ये कहा गया कि अगर कोई बच्चा 6 to 18 की एज के बीच में है और वो कोई हीनियस ऑफेंस करता है, हीनियस ऑफेंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि कोई ऐसा ऑफेंस जो बहुत ही ग्रेव है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही खतरनाक है, और वो 6 to 18 के बीच में है और उसने हीनियस ऑफेंस किया है, तो उसके ऊपर उसी तरीके से ट्रायल चलेगा जैसे किसी अडल्ट पे चलता है। ट्रायल का मीनिंग लीगल भाषा में ये ट्राई करने को नहीं कहते, ट्रायल का मीनिंग होता है बेसिकली केस। तो हमारा जब कोर्ट में केस चलता है ना, उसको ट्रायल कहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर उसी तरीके से कोर्ट में केस चलेगा जैसे किसी अडल्ट के ऊपर चलता है, अगर उसने हीनियस क्राइम कमिट किया है तो। ठीक है, लेकिन इट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है कि वो एक प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करेगा, जिससे उसको ये पता चलना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी थी और उसने सच में इस तरह का कोई क्राइम कमिट किया है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी उसको ओके कह दिया है, तब जाके उस पर अडल्ट्स की तरह ही उसके साथ ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो होता है इस असेसमेंट में वो कंसिडर करते हैं कि क्या एक कितनी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी थी उस चाइल्ड की टू हैव कमिटेड दैट पर्टिकुलर हीनियस क्राइम। ओके, अगर जो बोर्ड है वो कहता है दैट द चाइल्ड शुड बी ट्राइड एज एन अडल्ट, द केस इज ट्रांसफर टू द रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स। तो अगर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो इस चीज से सेटिस्फाई हो जाता है कि सच में उसने ऐसा एक्ट किया है और उसको अडल्ट्स की तरह ही ट्रीट करिए, तो उसका जो केस है वो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स में चला जाता है, उसको स्पेशल होम्स में या स्पेशल जो केसेस होते हैं उसमें ट्रीट नहीं किया जाएगा। लास्ट में देखो क्या कहता है, द एक्ट ऑल्सो प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कुड लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर। देखो क्या होता है, जो बच्चा है वो 18 से कम की एज का अगर है, उसके बारे में अगर आप कोई चीज पब्लिश करते हो कहीं न्यूज़पेपर में, न्यूज में या कुछ भी, उसके आगे उसकी लाइफ का एक पूरा फ्यूचर है। यही तो रीजन है कि उसको हम क्रिमिनल नहीं बोल रहे हैं, उसको हम जेल नहीं भेज रहे हैं, हम उसको जुवेनाइल बोलते हैं, करेक्शन होम्स में या स्पेशल होम्स में भेजते हैं। तो अगर आप उसके बारे में सब कुछ पब्लिश कर दोगे सब जगह पे, तो उसकी एक ब्रांडिंग हो जाएगी विच इज नॉट गुड इन हिज फेवर, राइट? इन दिस सिचुएशन इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको हम सेफ रखें और उसके बारे में कोई भी ऐसी पब्लिकेशन के ऊपर लिमिटेशन लगाएं, सो दैट
उसके आगे जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला उसकी जो प्राइवेसी है या रेप्यूटेशन है, उसका फ्यूचर है, वो कभी भी हैम्पर ना हो. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पैसेज आल्सो सेज, that this is done to protect the privacy and future of the particular child. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है. इसमें आप क्या करते हैं, एक पहला क्वेश्चन हम कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, चाहती हूँ कि आप लोग कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हो. ठीक है, पहला क्वेश्चन वैसे आपको पता ही है, बट पढ़ लेते हैं. ठीक है, What is the primary objective of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act of 2015? तो सबसे मेन काम इस एक्ट का क्या है? पहला, टू पनिश द चाइल्ड ऑफेंडर्स, पनिश करने के लिए. दूसरा, टू रिहैबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेट द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है उनको रिहैबिलिटेट करना, सोसाइटी में इंटीग्रेट करना. तीसरा, टू रिमूव ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो जितना वायलेंस इस दुनिया में हो रहा है हमें सब हटाना है चिल्ड्रन के खिलाफ. ठीक है. आखिरी, टू इंक्रीज द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इतने से ऊपर से होगे तभी आप क्रिमिनल माने जाओगे, नीचे वालों में नहीं माने जाओगे, तो उस एज को 18 से कहीं ऊपर बढ़ाने के लिए. सो आंसर करो क्विकली मुझे. ओके, तो मोस्ट ऑफ यू, ओके, आद्रिजा इज सेइंग बी, अमित इज सेइंग बी. ठीक है, दीपक इज ऑल्सो सेइंग बी. बाकी फटाफट आंसर दो बच्चों, क्या लगता है, व्हाट इज द आंसर? यस उजैर, वेरी गुड. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि इसका पर्पस है टू रिहैबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेट चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. ये हमने पढ़ा भी था, ये वही आंसर है. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. बी इज द करेक्ट आंसर. अगला बताओ क्या है, हु मेक्स अप द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, इसमें कॉम्पोजिशन में कौन कौन लोग थे? पहला, 2 जजेस होने चाहिए. दूसरा, अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड 2 लॉयर्स. तीसरा, अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड 2 सोशल वर्कर्स. और फोर्थ, 3 पुलिस ऑफिसर्स. सो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ मुझे. ओके, आद्रिजा इज सेइंग सी, सिराज इज आल्सो सेइंग सी, उजैर इज आल्सो सेइंग सी. बाकी दीपक, अमित, सीता, तूबा, बताओ बताओ आंसर बताओ. अरे कुछ भी गेस करो, यहाँ मार्क्स नहीं कटते भाई. गेस करो, गेस करो. अटेम्प्ट लेने में कुछ नहीं जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं जाता है. ठीक है, वहां पे नेगेटिव हो जाता है. यस, तूबा, करेक्ट आंसर सी ही है. उसमें लिखा भी था आर्टिकल में कि उसमें होना चाहिए एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि अगर सिटी, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहां का जज, या फिर नॉर्मल अगर है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. इसमें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या होते हैं, बस पढ़ लो इसको. ठीक है ना. और 2 सोशल वर्कर्स रिमेंबर, जिनमें से एटलीस्ट एक कौन होनी चाहिए, अ वुमन, फीमेल होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये आप देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलो अगला देखते हैं. What is the role of juvenile justice board? अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, याद है कि एक एक्ट है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया. तो पर वो करेगा क्या, उसका रोल क्या है? पहला, टू डिटरमाइन द पनिशमेंट फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स, कि आप बताओ कि भाई इनको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. दूसरा, टू डिसाइड वेदर अ चाइल्ड शुड बी सेंट टू रेगुलर प्रिजन, कहाँ भेजें, रेगुलर प्रिजन में भेजें या स्पेशल होम में भेजें. तीसरा, to assess the age and circumstances of the juvenile and make decisions of rehabilitation. या चौथा, टू प्रोसिक्यूट चाइल्ड ऑफेंडर्स. प्रोसिक्यूट का मतलब होता है उनके ऊपर केस चलाना. ठीक है, तो बताओ क्या लगता है मुझे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम क्या है? ये एग्जैक्टली लिखा हुआ था आपके पैसेज में. ओके, बताओ बताओ फटाफट बताओ. आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ. आद्रिजा, आप हैंड रेस कर रहे हो, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज. ठीक है, या कुछ है तो आप क्लास में फिर आपको मैं आप बोल के मुझसे लाइक यू कैन इंटरैक्ट आल्सो. ओके, द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी इज एक्चुअली यस, ऑप्शन सी, यू आर ऑल करेक्ट. ठीक है, कि वो बताएगा कि उसकी एज कितनी है, यानी कि 18 से ऊपर है या 18 से नीचे है, और किन सर्कमस्टेंसेस में उसने वो क्राइम किया या ऑफेंस किया. बेसिकली ऑफेंस और क्राइम एक ही बात होती है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. याद है मैंने ऐसे करके जो पूरा समझाया था, ये वही पूछ रहा है. ठीक है, डिफरेंस क्या है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इनमें डिफरेंस क्या है बताओ. ऑप्शन 1, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, बोथ टर्म्स मीन द सेम थिंग, कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सेम है. बी क्या कहता है, अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज कमिटेड अ क्राइम while a child in need of care and protection is vulnerable or at risk, यानी वो खतरे में है और पहले वाले ने कुछ क्राइम कमिट किया है.
तीसरा कह रहा है अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इज मोर लाइकली टू कमिट क्राइम्स, कि जो खुद जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है वो खुद ज्यादा क्राइम्स करेगा। और डी कहता है अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज एन एडोलेसेंट ऑफेंडर, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब बस ये कह रहा है कि वो खुद ऐसा है जो मतलब 16-17 साल का है जिसने कुछ ऑफेंस किया है, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। तो क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑसम गाइज, यस, वेरी गुड। देवांगी, अमित, उजैर, आद्रजा, सिराज, दीपक, सीता, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। इट इज ऑप्शन बी। पता है एक्चुअली 2024 के पेपर में ना लीगल में मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर ऑप्शन बी। पता नहीं ऐसा कैसा था, मैंने खुद भी पेपर किया था, काफी मतलब इजी था, बट बी काफी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज द वन हु हैज कमिटेड अ क्राइम एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इज द वन जिसको जो वल्नरेबल है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, एंड नाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद हिम इन द सोसाइटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 18, याद है मैंने निर्भया वाला एग्जांपल दिया था, तो कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगी दैट दे आल्सो कैन बी ट्राइड एज एडल्ट्स, यानी कि उनके ऊपर भी वैसे ही केस चल सकता है जैसे एडल्ट्स के ऊपर होता है, 18 से ऊपर वालों के ऊपर होता है। ऑप्शन ए है दे कैन ऑलवेज बी ट्राइड एज एडल्ट्स, की ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन का हमें जरूरत नहीं था, चाहे 15 साल का, 16, 13, 12, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पे हमेशा हम एडल्ट्स की तरह ही केस चला सकते हैं। दूसरा कह रहा है आफ्टर अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये कह देगा कि हाँ इन्होंने कुछ पर्टिकुलर टाइप का क्राइम किया है, वो वर्ड आपको याद है हीनियस, ठीक है, तब जाके उनके ऊपर ऐसा केस चला सकते हैं। या ये कह रहा है व्हेन दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ द सिवियरिटी, कुछ भी ऑफेंस कर दो, चाहे सीवियर हो ना हो, सीरियस हो नॉन सीरियस हो, कुछ भी हो, बस उन्होंने क्राइम किया तो उनको हम एडल्ट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। आखिरी कह रहा है व्हेन दे रीच द एज ऑफ 18, तो कह रहा है हम तभी उनको करेंगे एडल्ट्स की तरह, उनके ऊपर केस करेंगे जब वो 18 साल के हो जाएंगे। क्या लगता है आपको व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन बी एवरीबॉडी, गुड, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कह देगा कि हाँ हमने एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर दी है और इनका जो क्राइम है वो कैसा है, वो एक हीनियस क्राइम है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर हो सकता है। और इसका बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है निर्भया केस, क्योंकि इसी केस के बाद से ये प्रोविजन लाया गया था बच्चों, ठीक है। तो इसमें ना ये है ना, ये अमेंडेड एक्ट है, ठीक है, ये अमेंडमेंट है, यानी कि चेंज हुआ, उसमें चेंज किया गया उस एक्ट में और इस प्रोविजन को लाया गया था, ठीक है। आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन बी। अब आई थिंक इसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वाले पैसेज का। What is the purpose of placing restrictions on the publication of information related to juvenile offenders? मैंने बताया ना कि किसी ने अगर कुछ कर भी दिया है तो ऐसे सिचुएशन में उसके बारे में छापेंगे नहीं, अखबार वगैरह में कुछ नहीं छापेंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टू इंक्रीज एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं क्या है ठीक है। नेक्स्ट बताओ, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे की प्राइवेसी और उसके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सी, टू एनकरेज पब्लिक शेमिंग ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स, कि उनको और शेम करना चाहिए पब्लिकली और लोगों को और उनको गालियां देनी चाहिए, दे आर सेइंग बेसिकली, मतलब कि उनको वी शुड बी मेकिंग देम मोर अशेम्ड, फील मोर अशेम्ड इन द सोसाइटी। के लास्ट कह रहे टू हेल्प लॉ एनफोर्समेंट ट्रैक जुवेनाइल ऑफेंडर्स, की हमें पता चले कि कितने लोग जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं। क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। इस ऑप्शन इस आंसर के लिए दे रहे हो या पिछले वाले के लिए दिया है आपने? दीपक, सिराज, यस, तुबा वेरी गुड, ऑप्शन बी अगेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सारों का आंसर ऑप्शन बी ही है मोस्टली, विच वाज एक्चुअली द केस इन दिस पेपर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि हमें उनकी प्राइवेसी को और उनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है चलो, अब तक मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, आपको लगता है कि अगर आप मेहनत कर लोगे, थोड़ी पढ़ाई कर लोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो? व्हाट डू यू थिंक? पहले आप मुझे ये बताओ, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैसेज था जिसमें आया था, सो व्हाट डू यू थिंक गाइस? कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं, नो मैम, आद्रजा क्यों? यू डेफिनेटली, अभी तो आपने सारे आंसर्स ऑलमोस्ट सही दिए हैं, ठीक है। बताओ मुझे जरा, अच्छा अभी तक ये बताओ, अभी तक समझ में आया? वाज इट लाइक सीमिंग इजी जब मैं समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ? हाउ इज इट? ये आ रहा है समझ में? चलो, गुड गुड, ठीक है आद्रजा, दीपक, थैंक यू, आपको आ रहा है समझ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, थोड़ा पेपर ही बल्कि और इजी है, पर देखो क्या होता है, अभी आप हैंड टू हैंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, हैंड टू हैंड उसको समझ रहे हो और हैंड टू हैंड ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ा सा मैं समझ रही हूँ कि इट इज अ लॉट टू टेक इन। बट जब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, जब हम अच्छे से गाइडेंस के साथ पढ़ के जाते हैं,
ये देखो इसी तरीके की जब हम जो हमारा जो हमारा कोर्स भी है ना बच्चों, उसमें भी इसी तरीके से आई एम ओनली द फैकल्टी है ना फॉर लीगल रीजनिंग, तो इसी तरीके से वी विल पहले अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन वी विल रीड द पैसेजेस, देन वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो वो लाइव क्लासेस में इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर, है ना। ओ माय गॉड आद्रजा, आई एम द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। ये तो मतलब ये तो इट्स अ बिग 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 कॉम्प्लीमेंट। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई एम गुड इनफ टू टेक दैट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, yes Siraj, definitely if you work hard you can crack this exam in 6 months, I guarantee you that। मतलब मैं कुछ ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये रैंक ये स्कोर, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सच में यार मतलब आप पूरी मेहनत कर रहे हो ना, दिस एग्जाम इज डुएबल, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं बच्चों। अब देखो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो हम और आप उससे बहुत रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम है इंटरनेट का टाइम। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। In India, the legal landscape surrounding online defamation, देखो पता है what have I done? These things ना they'll not be highlighted for you in the paper। ये तो मैंने आपकी ईज के लिए इन चीजों को थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर दिया है, बट आपको क्या करना है ना कि जब भी आप कोई पैसेज पढ़ोगे, जो भी कोई कीवर्ड आएगा, आप उसको हल्के से बस पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कर लोगे। अगेन यू कैन यूज दैट ट्रिक। जरा ये पढ़ना, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज? अब देखो क्वेश्चन से तो मेरे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, फटाफट से इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द राइज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया, तो इसका मतलब कुछ तो ये सोशल मीडिया के बारे में हो सकता है, या फिर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन डेफेमेशन के बारे में हो सकता है, द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन ऑनलाइन कंटेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच ऑन इंटरनेट। मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शंस में देखो क्या वर्ड्स कॉमन है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेफेमेशन, ऑनलाइन इंटरनेट। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन से या इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 सेकंड में, मतलब मैक्स कितने हमें सेकंड्स लगेंगे, तो 5 सेकंड 10 सेकंड में हमें ये समझ में आ गया कि इस पैसेज का बेस क्या हो सकता है, क्योंकि चारों ऑप्शंस अगर प्राइमरी फोकस की बात कर रहे हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ तो करेक्ट आंसर होगा, और चारों ही ऑप्शंस में इन दोनों वर्ड्स का जिक्र है। ठीक है, तो दिस इज अब समथिंग डेफिनेटली अबाउट ऑनलाइन थिंग, समथिंग ऑन इंटरनेट, समथिंग ऑनलाइन हैपनिंग। ठीक है, तो चलो वापस से जाते हैं पैसेज के ऊपर फटाफट। ये बोल रहा है कि जो लीगल सिस्टम है किसके आसपास, ऑनलाइन डेफेमेशन में, इज अ सब्जेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट एंड डिबेट। तो यानी आजकल के टाइम में ऑनलाइन डेफेमेशन बहुत चल रही है। अब देखो ऑनलाइन का मीनिंग तो मेरे समझ में आ गया क्या होता होगा, ये भाई डेफेमेशन का मीनिंग क्या है? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो लॉ नहीं पढ़ा, मुझे तो डेफेमेशन नहीं पढ़ा। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं एक बुद्धू स्टूडेंट होंगी, बुद्धू का मतलब कौन होगा, वो नहीं जिसको पढ़ना लिखना कम आता है, बुद्धू वो होगा जो अच्छी तैयारी करने के बाद भी पेपर में घबराएगा। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होगा ना, तो वो इस पूरे पैसेज को पढ़ने से मना कर देगा सिर्फ यहाँ पर कि मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, मेरे आगे क्या समझ में आएगा। बट जो होशियार स्टूडेंट होगा ना, वो यहाँ पे क्या करेगा, मैं आपको बताती हूँ वो यहाँ पे क्या करेगा। वो ये करेगा कि वो यहाँ से, अरे भाई साहब ये किधर गया, ये तो दुनिया ही खिसक गई हमारी, कहाँ गए गाइस हम? हाँ ये आ गए हम। ये इस तरह का होता रहता है मेरी क्लास में, ठीक है, आप लोग आदत डाल दो। ठीक है, तो अभी हाँ, जो होशियार बच्चा होगा वो क्या करेगा कि अगर, अरे गाइस तुम लोग 2 सेकंड के लिए अपनी लाइफ के इन 2 सेकंड्स को डिलीट कर दो, आई एम सॉरी। ठीक है, हाँ नाउ इट्स फाइन। ठीक है, पार्डन मी ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ऑनलाइन डिफॉर्मेशन को मार्क करेगा। ऑनलाइन तो उसके समझ में आ जाएगा, डिफॉर्मेशन समझ में नहीं भी आएगा तो वो क्विकली क्या करेगा, आगे की 2 लाइन पढ़ेगा करेक्टली। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इज अ सब्जेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। अब देखते हैं भाई क्या होता है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद समझ में आएगा। विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, ये अभी क्या है, दिस इज ऑल्सो वी आर इंटरैक्टिंग, दिस इज ऑल्सो सोशल मीडिया। लाइक अब ये कभी यूट्यूब पे जाएगा, मैं आपसे यूट्यूब पे अगर मिलती हूँ, व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब इसमें क्या क्या है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। ठीक है, केसेस ऑफ ऑनलाइन डिफॉर्मेशन, यानी कि वहां पे इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई ऐसे केसेस होते हैं जो ऑनलाइन डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, एंड दे हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन। तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। डिफॉर्मेशन रेफर्स टू, देखो जहां पे आया आपका काम आसान हो जाएगा, यहाँ पे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। इसीलिए पता है जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, यानी लीगल रीजनिंग पढ़ते हैं ना क्लैट के लिए, तो हमें लॉयर नहीं बनना है अभी से। लॉयर बनाने की जिम्मेदारी एनएलयूज की है, उन कॉलेजेस की है जहां पे हम जाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ अपने आप को इस 1 साल में इतना प्रिपेयर कर लेना है कि जब इस तरह का कोई पैसेज आए, मुझे पहले से ही सोचो अगर पता है, जैसे कि मैं सच बताऊं, मैंने जब इसको पढ़ा
मुझे शायद नॉट इवन अ मिनट, आई डिडंट टेक मी इवन फ्यू सेकंड्स, आई थिंक मेरे को 40-50 सेकंड में मैंने इतना पढ़ लिया था आराम से क्विकली, क्योंकि मुझे एक सेकंड के अंदर डिफॉर्मेशन का मीनिंग समझ में आ गया था, बिकॉज आई न्यू व्हाट डिफॉर्मेशन इज ऑलरेडी। तो मुझे यहाँ तक पढ़ के उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गेटिंग? तो यही फायदा होता है अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हो। बट इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पूरा आर्टिकल सेक्शन ये सब याद नहीं कर रहे हो, वो नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो इट विल बी रिटन ओवर हियर, है ना। वो आपसे पूछना चाहता है कि आपको समझ में भी आता है कि लॉ है क्यों। जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था, उसने आपसे कोई सेक्शन आर्टिकल पूछा? कुछ नहीं पूछा। पर्पस पूछा उसने, उस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पर्पस पूछा उसने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि इट रेफर्स टू डिफॉर्मेशन, ऑनलाइन डिफॉर्मेशन जो है, इट किधर गया, हाँ, इट रेफर्स टू मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। देखिए दो चीजें हैं, एक तो आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हो, ऊपर से झूठ कह रहे हो, मतलब है तो बदतमीजी, ठीक है, लेकिन यही है ऑनलाइन डिफॉर्मेशन, कि आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी के बारे में एक स्टेटमेंट बोली, तो बोल दी, ऊपर से झूठ भी है, जिससे क्या होगा, अबाउट whom, अबाउट समवन दैट हार्म देयर रेपुटेशन, ठीक है, आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट्स उनसे बोली हैं जो उनकी रेपुटेशन को हार्म करती है। तो ऐसे देखो, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए कुछ बोलोगे, जिसके पास रेपुटेशन ही नहीं है, वो खोएगा भी उसको क्या। गेटिंग? बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसके बारे में बोल दिया, आपने एक ऐसी प्रेस्टिजियस कंपनी के बारे में बोला है जो ऑनेस्टली अपना काम कर रही है सब कुछ, बट सिर्फ आपने उसको बदनाम करने के लिए आपने एक बात बोल दी और उसकी जो रेप्यूटेशन थी वो डाउन हो गई। अब आप उसका कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हो क्या होगा? उसके स्टॉक्स में जो उसका वो है अमाउंट, लाइक उसका जो शेयर मार्केट में उसकी जो होल्ड है वो गिरेगी, उसकी प्राइस गिरेगी, उसके कस्टमर्स उससे गुस्सा हो सकते हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स है उससे गुस्सा हो सकते हैं। तो आपकी एक स्टेटमेंट की वजह से उसको कितना नुकसान हो सकता है। गेटिंग? तो अगर आपने कोई ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट बोली है जिससे किसी के रेपुटेशन को हार्म होता है, तो आप उससे क्या कर रहे हो, आप उसका डिफेमेशन कर रहे हो। यानी कि फेम किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं ना, कि मैं फेमस होना चाहता हूं, मेरा फेम इतना है, दिस एंड दैट। तो डीफेम, अगर आप उसको डीफेम कर रहे हो, इसका मतलब आप उसकी फेम को कम कर रहे हो या आप उसको खराब कर रहे हो। गेटिंग? दिस इज हाउ इट इज, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डीफेम समबडी, यू आर कॉजिंग द एक्ट ऑफ डिफेमेशन, दिस इज ऑल इट इज, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट्स, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स जो डिफॉर्मेटरी हैं, जो डिफॉर्मेशन कॉज कर सकती हैं, मेड ऑन द इंटरनेट। देखो यहाँ पे की प्रॉपर जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, जब हम ऑनलाइन डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन टर्म से हमें ये पता चलता है दे शुड बी मेड ऑन समथिंग दैट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर अ लॉट ऑफ पीपल कैन सी वेयर यूजिंग योर इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरनेट को यूज करते हो, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, कुछ लिख के भी अगर करते हो, किसी फोरम पे, किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ जाके बोल देते हो, या कोई भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप इस तरह का करते हो, तो आप ऑनलाइन डिफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। नाउ one critical aspect of online defamation is determining the liability of intermediaries, ठीक है, such as social media platforms और websites for defamatory content posted by users। अब मैं आपको इसको बहुत इजी से एग्जांपल दूंगी, तब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगी, अभी घबराओ मत स्टेटमेंट से, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जब हम ऑनलाइन डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, देखो एक होती है ऑफलाइन डिफॉर्मेशन। हम ऑफलाइन मतलब कि जैसे कि मेरे सामने कोई खड़ा है, मैंने सामने सामने बोल दिया कि तू तो ऐसा आदमी है, चल तू तो, तेरी कौन सुनता है, या फिर तेरे तो सारे प्रोडक्ट्स खराब है, ठीक है। अब मैंने ऐसी बात बोल दी जो मेरे सामने खड़ा था और सबके सामने बोल दी, तो यहाँ पे मैंने किसी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, मैंने इंटरनेट का यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल केस ऑफ डिफॉर्मेशन। बट मैंने अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया, फेसबुक पे जाके कुछ बोल दिया, व्हाट्सएप पे किसी के बारे में कुछ बोल दिया ग्रुप में कहीं, ठीक है, या यूट्यूब पे मैंने किसी को डिफेम कर दिया, तो वहां पे मैंने क्या किया, ऑनलाइन डिफेमेशन किया। बट उसमें एक नई पार्टी ऐड हो जाती है, वो कौन है, देखो पहले क्या था, ए ने बी के बारे में कुछ बोला और डायरेक्ट बोल दिया, ये हो गई नॉर्मल डिफेमेशन। बट इस बार ए ने क्या किया कि उसने यूज किया, लेट्स से उसने यूज किया व्हाट्सएप, पता नहीं कैसा व्हाट्सएप लिखा है मैंने, ठीक है, और वहां पे इसने बी के बारे में कुछ बोला, तो ये डायरेक्ट नहीं गया, नहीं, ये गया व्हाट्सएप के थ्रू। तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे ये बताओ कि बात जो जो थी वो तो बोली ए ने बी से, लेकिन बीच में आ गया ना व्हाट्सएप, तो ये बेसिकली वो वाली सिचुएशन हो गई कि जैसे मियां बीवी के बीच में अगर कोई है, ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना तीसरा पर्सन। अब इस तीसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि यूज तो व्हाट्सएप का ही हुआ, ठीक है, बोला लेकिन ए ने बोला बी के बारे में, बट यूज उसने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किया।
तो वहां पे ये कह रहा है कि इस सिचुएशन में एक बड़ी पंगे की बात ये हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन इंटरमीडियरीज की। इंटरमीडियरी मतलब जो आपके लिए बीच में एक रास्ता क्रिएट कर रहे हैं उस इंसान तक पहुंचने का, तो उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कंटेंट गया है वो इस इंटरमीडियरी के थ्रू ही गया है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे नेक्स्ट ये बोलता है कि सेक्शन 79, अब ये बात करता है एक सेक्शन की, जो कौन सा है, सेक्शन 79 किसका, द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। सेक्शन 79 इसका ये कहता है, प्रोवाइड करता है अ सेफ हार्बर, यानी कि एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है किसको, फॉर इंटरमीडियरीज, यानी कि व्हाट्सएप जैसी, फेसबुक जैसी इंटरमीडियरीज के लिए एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है, और कहता है दैट दे आर नॉट लायबल, फॉर लायबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, for third party content if they act as intermediaries and follow due diligence in removing or disabling access to the content when notified। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, ठीक है, उसने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाई कि भाई कोई ऊटपटांग चीज कोई किसी के बारे में ना बोले, और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, तो ऐसे में इस इंटरमीडियरी को, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम कुछ नहीं कह सकते, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, और इसीलिए वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे अगर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई पूरी तरीके से, कि उन्होंने ध्यान दिया था, फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज पे ध्यान दे कि उनके होते हुए कोई भी किसी के बारे में कुछ भी उटपटांग उनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ना बोले, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा हो जाता है और उन्होंने अपना ध्यान दिया, फिर भी जो है अगर होता है तो हम उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। आया समझ में? तो अब देखो अगला क्या बोल रहा है, however determining whether an intermediary has fulfilled its due diligence। ठीक है, वही था कि आपने पूरा अपनी तरफ से ध्यान दिया, डिलीजेंस का मतलब होता है आप ध्यान देते हो जब किसी चीज पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पता लगाना कि इन्होंने ड्यू डिलीजेंस यानी पूरा ध्यान दिया भी है नहीं, ये भी अब कौन सी आसान काम है, मतलब हाँ वो कहते नहीं हमने तो ध्यान दिया था, ये किया वो किया, एक्सक्यूज मी गाइस, बट वी कैन नॉट बी श्योर कि किस चीज को हम कहते हैं ड्यू डिलीजेंस, है ना। ओके तो यहाँ पे कह रहा है कि ये खुद एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है। द इंडियन जुडिशरी हैज बीन एक्टिवली इंटरप्रेटिंग दिस प्रोविजन। अब यहाँ पे जो इंडियन जुडिशरी है, जो हमारे कोर्ट्स है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गाइस इफ यू डोंट माइंड, मेरी इतनी वॉल्यूम ओके है क्या, या मैं उतने ही पेज पे बोलूं जिसमें मैं बोल रही थी? आई एम एक्चुअली माय थ्रोट इज अ लिटिल कोर्स टुडे, तो अगर इतना आपको ऑडिबल है प्रॉपरली, जस्ट से मी अ यस, ठीक है, तो आई विल मूव अहेड विद दिस ओनली। कि आई होप मैं ऑडिबल रहना चाहती हूँ आपके साथ प्रॉपरली। चलो ग्रेट, इट्स ऑडिबल, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो एक ही केस लॉ है किसका, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट हैज क्लैरिफाइड कि जो इंटरमीडिएरीज हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट अपॉन अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर और गवर्नमेंट डायरेक्टिव फॉर कंटेंट रिमूवल एंड नॉट अपॉन प्राइवेट कंप्लेंट्स। देखो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट था। देखो उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर इसको कोई कंटेंट हटाना भी है तो ये किस कब हटाएगा, जब कोई कोर्ट उसको ऑर्डर दे, या कोई गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर दिया हो कि भाई ये कंटेंट हटा लो, ये सही नहीं है, या जो भी है करके। लेकिन प्राइवेट कंप्लेंट्स जो होती हैं, ये तब वो कंटेंट नहीं हटाएंगे। देखो ये होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। सी फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक प्राइवेट कंपनी थी और मैं बहुत बड़ा कोई स्कैम कर रही थी, ठीक है, मेरे बारे में किसी ने ट्विटर पे एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश कर दी जहां पे सच था, मतलब उसने मेरे बारे में जो बताया, मेरी रेपुटेशन पे तो हार्म हुआ है, बट वो सच है, झूठ नहीं बोला उसने, सच में कोई भांडाफोड़ स्टिंग ऑपरेशन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो अगर प्राइवेट आदमी की भी बात सुनने लगे, तो मैं तो दूंगी 1 करोड़ रुपए, मतलब मेरे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर इतनी कोई वो होगी तो मेरे पास पैसे भी होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगी उसको कुछ करोड़ रुपए और कहूंगी भाई इसको हटा दे नीचे, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, मेरी बदनामी हो रही है और इसको मत बढ़ा आगे, लोगों को नहीं पता चलना चाहिए मेरे स्कैम के बारे में। तो ऐसे में जो ट्रूथ है ना, वो हाइड हो जाएगा, है ना, वो सर पास मतलब वो बचेगा ही नहीं। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो किसी प्राइवेट पर्सन की बात ना सुन के सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर को माने या गवर्नमेंट के ऑर्डर को माने, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज दैट द इंटरमीडिएरीज शुड नॉट टेक अ प्रोएक्टिव रोल इन, एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं, इन मॉनिटरिंग द कंटेंट एज दिस कुड पोटेंशियली इन्फ्रिंज ऑन फ्री स्पीच। क्योंकि अगर
वो खुद से कहने लगेंगे हमें ये हटाना है, हमें नहीं रखना, ये वो करके, तो भाई ये तो अपनी मनमर्जी के मालिक हो जाएंगे। और ये फ्री स्पीच जो होता है खुद एक फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है। सो अब ये बोलता है कि ना वाइल द लॉ प्रोवाइड्स अ सेफ हार्बर यानी अ सेफ जोन, इट डज नॉट एब्सॉल्व द इंटरमीडिएरीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भले ही हमने ये कहा है कि हाँ ठीक है आपको हम नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे अगर आपने अपना तरफ से काम ठीक से किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आप कुछ भी दुनिया भर का कुछ भी डाल दोगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑनलाइन डिफेमेशन केसेस जो होते हैं ये ऑफ्टन किसको इन्वॉल्व करते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं किसके बीच में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू रेपुटेशन। मैं आपको बड़ा इजी एग्जांपल इसके बारे में देती हूँ। ए था, उसने किसी के बारे में कोई बात बोली, तो उसने अपना कौन सा राइट यूज करा है, उसने अपना राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं स्पीच लिख देती हूँ, ठीक है। तो अपने उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट था उसको यूज किया, ठीक है। लेकिन उसने जब अपना ये राइट यूज किया, उसकी वजह से बी की जो रेप्यूटेशन थी वो गिर गई। अब देखो क्या हुआ, एक तो कह रहा है मैं तो अपना राइट ही यूज कर रहा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसके अपने राइट को यूज करने की वजह से किसी और का एक और राइट जो क्या था, राइट टू रेप्यूटेशन, वो खराब हो गया। तो भाई अब क्या किया जाए, ना बोलने से रोक सकते हैं और ना ही उसको बचा पाएंगे फिर हम इस तरीके से, तो कैसे काम चलेगा। तो सिंपली जब हम डिफेमेशन की बात करते हैं तो उसका पर्पस इतना ही है, अगर डिफेमेशन लॉ का जो है ना कि इसके अगेंस्ट जो लॉ है, कि ना ही इसको अपनी इस राइट को खत्म करना पड़े और ना ही इसको जब वो यूज करे उसकी वजह से इसका राइट टू रेप्यूटेशन खराब हो, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस दैट यू से समथिंग अबाउट समबडी बट प्लीज ट्राई, प्लीज मेक श्योर दैट इट इज नॉट डेफामेटरी, एंड उसलिए आप अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज कर सके, वो अपना राइट टू रेप्यूटेशन यूज कर सके, समझे। तो यहाँ पे एक बड़ा स्वीट बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। So the Indian legal system requires a careful examination of the content, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट, कि क्या कंटेंट था, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया और किस इंटेंशन से उसको डिलीवर किया गया, तब जाके पता चलता है कि आप एक्चुअल में इस राइट को एक्सरसाइज कर रहे थे या किसी का डिफेमेशन कर रहे थे, ठीक है। सो वेदर दे क्वालिफाई एज डेफेमेटरी और नॉट। नाउ एडिशनली द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ देखो बच्चों आपको कई बार सुनने मिलेगा, मैं इसको बहुत इजीली बता देती हूँ। जो भी इंसान कंप्लेंट करता है, शिकायत करता, उसको प्लेंटिफ कहते हैं। कंप्लेंट में आता है ना ये वर्ड, कंप्लेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है ना, तो प्लेंट, जो भी कंप्लेंट कर रहा है उसको कहते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि अब जिसके भी अगर हार्म हुआ है रेपुटेशन को, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लेंटिफ, ठीक है ना। तो प्लेंटिफ जो है इन ऑनलाइन डेफेमेशन केस मस्ट प्रूव दैट, ये सबसे क्रूशियल है ऑनलाइन डेफेमेशन या किसी भी तरह की डेफेमेशन को प्रूव करना, कि आपको क्या क्या प्रूव करना है, कि आपके बारे में जो बात बोली गई पहले तो वो झूठी थी, फॉल्स, दूसरी आपकी उससे रेपुटेशन को हैम्पर हुआ है, तीसरा इट वॉज मेड विद डिग्री ऑफ फॉल्ट, यानी कि मैंने किया ही ऐसा है कि वो गड़बड़ करेगा ही करेगा आपके साथ, और चौथा दैट इट वॉज एक्चुअल मैलिस, यानी मेरा इंटेंशन सच में आपको और आपका रेपुटेशन खराब करने का ही था, मेरे पास कोई सच नहीं था बताने के लिए। तो कौन सी चार चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रूव करना है कि इसने मेरा डेफिनेशन करने का कोशिश किया है। पहला, वो स्टेटमेंट झूठी होनी चाहिए, दूसरा वो स्टेटमेंट मेरी रेपुटेशन को हार्म करनी चाहिए, तीसरा वो उस पर एक्चुअल में मेरा कहीं फॉल्ट होना चाहिए, और चौथा मेरा जो इंटेंशन है वो खराब होना चाहिए, यानी आपकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। चलो अब फटाफट से इसका क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अच्छा, तो वह आप पूछ रहे हो कि ये तब भी राइट टू स्पीच रहेगा अगर वो बोल रहा है इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ, ट्रूथ बोलना चाह रहे हो, ट्रूथ डिस्पाइट डिसरिगार्डिंग योर रेप्यूटेशन। देखो अगर कोई ऐसा ट्रूथ है विच इज वाइटल फॉर द सोसाइटी, क्यों आपने देखे स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, कितनी बार जो है स्कैम्स खुल जाते हैं, तो तब भी जब न्यूज रिपोर्टर्स किसी के बारे में बोलते हैं तो वो डिफेमेशन के अंडर नहीं आता, क्योंकि उस पास प्रूफ होता है उस बात का। तो अगर आप जिसके बारे में कुछ कह रहे हो आपके पास उसका सॉलिड प्रूफ है, आप सच बता रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका रेप्यूटेशन का क्या बनता है क्या नहीं, अगर आप सच बता रहे हो तो टेलिंग द ट्रूथ टू द सोसाइटी विल ऑलवेज बी अ राइट ऑफ द सोसाइटी अबव दैट पर्सन रेप्यूटेशन, ऑलवेज, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि रेप्यूटेशन तब कंसिडर उतनी नहीं की जाएगी अगर सच का लाइक खुलासा हो रहा है, बट अगर आप झूठ बोल रहे थे या कुछ भी तो डेफिनेटली रेप्यूटेशन ही ऊपर रहेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या है, ये हमारा क्या पूछ रहे हैं, बताओ चलो फटाफट। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस पैसेज, क्या कह रहा है ये पैसेज। पहला, जो राइज ऑफ सोशल मीडिया है इंडिया उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं ऑफ ऑनलाइन डेफेमेशन इन इंडिया। तीसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन ऑनलाइन कंटेंट। या चौथा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच ऑन द इंटरनेट, ठीक है।
बताओ। अमित इज सेइंग ऑप्शन बी। अमित सिंह ऑप्शन बी, द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन डेफेमेशन इन इंडिया। वेरी गुड। और बताओ फटाफट आंसर दो बाकी लोग। तुबा इज ऑल्सो सेइंग ऑप्शन बी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन डिफेमेशन इन इंडिया। अगर देखो किसी को भी ऑप्शन सी आंसर लग रहा है ना, तो सी के बारे में भी बात हुई है ना, कि रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज क्या है इस मैटर में, बट वो प्राइमरी फोकस नहीं है। पहले इसकी बात की है, इसकी बात की है, तब जाके इसकी बात हुई है ना। तो सबसे हमारा प्राइमरी फोकस क्या है? इट इज दिस, द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन डिफेमेशन इन इंडिया। वेरी गुड एवरीवन। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज ऑनलाइन डिफेमेशन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? है क्या, क्या है पैसेज में, बता क्या रहा है? देखो पहला क्या कह रहा है, मेकिंग हार्मफुल स्टेटमेंट्स अबाउट समवन इन पर्सन। यहाँ पे ना इस बात पे ध्यान देना जरा, ये ऑनलाइन डेफेमेशन दो वर्ड्स हैं, सिर्फ डेफेमेशन नहीं है, तब आंसर देना, भावनाओं में मत बहना, ठीक है। तो पहला कह रहा है मेकिंग हार्मफुल स्टेटमेंट्स अबाउट समवन इन पर्सन। दूसरा कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट्स मेड ऑन इंटरनेट दैट हार्म समवन्स रेप्यूटेशन। तीसरा कह रहा है ऑनलाइन हरासमेंट। चौथा कह रहा है अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म। किसको कहते हैं हम ऑनलाइन डेफेमेशन? हाँ, तो वह आंसर सी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया ना, वो भी बात हो रही है पैसेज में, बट वो प्राइमरी फोकस नहीं है पैसेज का, ठीक है। वेरी गुड अमित, तुबा, दीपक, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट्स मेड ऑन द इंटरनेट दैट हार्म समवन्स रेप्यूटेशन, ठीक है, सिंपल एज दैट। फॉल्स होनी चाहिए, डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होनी चाहिए, ऑनलाइन के लिए वो इंटरनेट पे होनी चाहिए, और रेप्यूटेशन का हार्म हो रहा है तो भी डेफेमेशन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात, फॉल्स है और रेप्यूटेशन का हार्म हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। What is the significance of section 79? इसमें एक काम करो, मैं पीछे लेके जाऊंगी आपको। जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट बोल रहा था ना, वो क्या प्रोवाइड करता था याद है? वो कुछ एक सेफ हार्बर, सेफ जोन प्रोवाइड करता था, समथिंग लाइक दैट। एक बार इसको देखो, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ये ये रहा, यहां से पढ़ो, इसको फटाफट पढ़ो, फटाफट फटाफट फटाफट। पढ़ लिया? पढ़ लिया होगा अब तक। चलो ये बताओ क्या कहता है सेक्शन 79 आईटी एक्ट का। पहला कह रहा है कि इट डिफाइंस डेफेमेशन लॉज इन इंडिया, क्या होता है ये वो बताता है डेफेमेशन के बारे में। दूसरा, इट प्रोवाइड्स सेफ हार्बर फॉर इंटरमीडियरीज इन केसेस ऑफ ऑनलाइन डेफेमेशन। तीसरा, इट रेगुलेट्स द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये चौथा, इट अलाउज द प्राइवेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑनलाइन डेफेमेशन। क्या करता है सेक्शन 79? बताओ बताओ फटाफट बताओ एवरीवन। कम ऑन गाइस, सोचो इसके बारे में, क्या है, बहुत इजी सा है। सेक्शन 79 क्या बात करता था? तुबा, दीपक, अमित। हाँ, यस इट इज एक्चुअली ऑप्शन बी, कि ये एक सेफ हार्बर यानी कि सेफ जोन प्रोवाइड करता है, किसके लिए? इंटरमीडिएरीज के लिए इन द केस ऑफ ऑनलाइन डेफेमेशन। याद है वो कहता था कि अगर आपने ड्यू डिलिजेंस किया है, यानी आपने ठीक ठाक ध्यान रखा, आपने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी करी, और फिर भी अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं होगी। यही प्रोवाइड करता है सेक्शन 79, ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे देखते हैं। According to the Supreme Court in Shreya Singhal versus Union of India case, under what circumstances should intermediaries act in response to the content removal? याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर यहां से या सिर्फ यहां से आपके पास ऑर्डर आता है तो ही आप किसी कंटेंट को रिमूव करोगे, किसी प्राइवेट कंप्लेंट पे नहीं करोगे। कुछ याद है? वही इसका आंसर है। पहला कह रहा है कि उन्होंने कहा है कि आप कब करोगे, अगर आपको मिली है कोई प्राइवेट कंप्लेंट तब आप करोगे, कंटेंट को हटाओगे। दूसरा, अपॉन अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर और गवर्नमेंट डायरेक्टिव। तीसरा, प्रोएक्टिवली टू मॉनिटर कंटेंट, खुद ही से खुद हटा लो, कोई कुछ नहीं कह रहा है। या ओनली इफ द कंटेंट इज फाउंड टू बी डिफेमेटरी, तब आप उसको हटाओगे। तो आप कब हटाओगे बताओ? हार्बर, तो वह हार्बर का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी जगह जहां पे कोई रह सके। जैसे मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ,
कोई पोर्ट होता है ना, पोर्ट जहाँ पे से ये मुंबई का पोर्ट है, कोलकाता का पोर्ट है, हल्दिया का पोर्ट है, जहाँ पे शिप्स आती है ना, तो शिप्स जहाँ पे पार्क होती है, जैसे कार की पार्किंग होती है ना, ऐसे शिप्स भी पार्क होती हैं, उस एरिया को भी हार्बर कहते हैं। तो जहाँ पे आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सको, रह सको, कोई जोन, कोई एरिया, कोई प्लेस, उसको हार्बर कहते हैं। तो सेफ हार्बर मतलब बड़ा सेफ जोन है मेरा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा यहाँ पे, काइंड ऑफ, ठीक है, वो होता है हार्बर का मीनिंग। तो ये भी यही कह रहा था कि सेक्शन 79 सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक सेफ जोन प्रोवाइड कर देता है इन अ वे कि भाई हमने तो अपनी तरफ से काम किया था, हमें कुछ मत बोलो करके। दैट इज हाउ हार्बर इज मेंट, ठीक है। तो कुछ कह रहे हैं ऑप्शन सी, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन डी, कि सिर्फ तभी हटेगा जब कंटेंट डिफेमेटरी है, या फिर आपको वैलिड कोर्ट का ऑर्डर या गवर्नमेंट डायरेक्टिव चाहिए। ऑप्शन ये करेक्ट है गाइस। याद है उन्होंने क्या कहा था कि आप तभी किसी कंटेंट को हटाओगे, याद है, वरना अपनी मनमर्जी से तो कोई भी हटा देंगे। प्राइवेट कंपनी ने अगर अलाउ कर दी तो मैं पैसे देके अपने खिलाफ कोई भी कंटेंट हटवा दूंगी, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ अगर कोर्ट आपसे कह रहा है या गवर्नमेंट आपसे ऑर्डर दे रही है तभी आप उस चीज को हटाओगे, ठीक है। तो ये आप भूल गया, पैसेज को देखना, आपको याद आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द इंडियन लीगल सिस्टम बैलेंस द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू रेपुटेशन इन ऑनलाइन डेफेमेशन केसेस। याद है कि एक इंसान तो अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइक राइट टू स्पीच एक्सरसाइज कर रहा है, और दूसरा कह रहा है मेरे पास राइट टू रेपुटेशन भी है। अब इसमें हमें बैलेंस करना है, पर वो बैलेंस करेंगे कैसे? याद है एक टेक्निक थी उसमें लिखी हुई थी, पहला, वी विल फेवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओवर रेपुटेशन। रेपुटेशन से हमें कोई मतलब नहीं, बेइज्जती कराते रहो, ठीक है, लेकिन बोलते रहो, ठीक है। एक तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है वी विल फेयर रेपुटेशन ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि इज्जत इतनी प्यारी होनी चाहिए कि बोलो ही मत, मुंह चुप कर लो अपना, ठीक है। ये भी हो सकता है, क्या पता। तीसरा कह रहा है बाय केयरफुली एग्जामिनिंग द कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंट ऑफ स्टेटमेंट्स। कुछ याद है ऐसा था पैसेज में कि हम देखेंगे कि क्या लिखा गया है, कॉन्टेक्स्ट वो हो गया कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से लिखा गया है, किस बारे में लिखा गया है, और इंटेंट क्यों लिखा गया है, क्या सोच के लिखा गया है, उसके बाद ही हम एनालाइज करेंगे। और चौथा, बाय एब्सॉर्बिंग इंटरमीडियरीज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरमीडिएट जो मतलब मीडियरीज हैं उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर दो कि तुम लोग जाओ गंगा नहाओ कुछ भी करो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बहुत ही इजी है, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ऑसम गाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाय केयरफुली एग्जामिनिंग द कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स। आया समझ में? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया, और क्या सोच के लिखा गया, ठीक है। क्या लिखा गया, किसके लिए, किस तरीके से लिखा गया, क्या सोच के लिखा गया, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वो डेफेमेटरी है या नहीं, और तभी हम एक बैलेंस बना पाएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच में और फ्रीडम ऑफ रेपुटेशन के बीच में, ठीक है। चलो ये हो गया ऑप्शन सी। अब एक बात बताओ, अब ये लास्ट हमारा पैसेज है, ये वाला करना है आपको या थक गए? ये बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है, ये हिंदू लॉ के ऊपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैसेज है, ये हम कर सकते हैं। करें? 10-15 मिनट्स लगेंगे मैक्स इसको कंप्लीट करने में, एंड विल बी सॉर्टेड बाय 6:15 आई गेस, इतना हम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। शाबाश। आप बताओ अभी तक समझ में आया, कैसा लगा आपको? थोड़ा लग रहा है कि हाँ हो रहा है, आ रहा है समझ में? आई होप कि आपको आ रहा होगा समझ में। बताओ बताओ फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही है। चलो गुड तूबा, वेरी गुड। चलो अब इसको हम पढ़ते हैं। देखो ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है मैरिज के बारे में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं। ये पैसेज भी हमारा है ठीक ठाक बड़ा। ओके, चलो एक काम करते हैं, पहले ना मैं आपको बताती हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट। चलो पढ़ लेते हैं। इजी सा है गाइस, ये है बहुत इजी सा। देखो क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने September 1, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स के, लीगल करंट अफेयर्स से पिक किया होगा इन्होंने। अ चाइल्ड born ऑफ अ void and voidable marriage कैन इनहेरिट द पेरेंट्स शेयर इन जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो दो वर्ड्स हैं void और voidable, ये किसको कहते हैं, ठीक है। आप ना तीन चीजों को याद रखना, एक होता है वैलिड, एक होता है void, और एक होता है voidable, ठीक है। तो कोई भी चीज वैलिड कब है? फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को वैलिड बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3 पॉइंट्स की आपको जरूरत है। जिस चीज में वो तीनों पॉइंट्स होंगे वो क्या बन जाएगा? वैलिड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अच्छा सारा कुछ है, तो ये क्या बन गया? ये हो गया वैलिड, ठीक है। अब
वॉइड क्या होगा, जिसमें से इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है, पूरा ही बात ही खराब है, जीरो नल, मतलब एकदम बेकार बात है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो चीज क्या होती है, ये भी मीट नहीं किया, ये भी मीट नहीं किया, ये भी मीट नहीं किया, वो हो गया हमारा वॉइड। ठीक है। अब क्या होता है वॉइडेबल, यानी कोई ऐसी चीज जो वॉइड होने के लायक है। अभी तो मतलब चल रही है, काम उसका चल रहा है, लेकिन अगर कोई कुछ कह दे, अब मैं आपको बताऊंगी वो कोई कौन होता है, वो क्या कह सकता है करके। तो उसमें कुछ कुछ चीजें तो थी जो वैलिड वाली थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें उसमें ऐसी भी हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर जरूरत पड़ी, यानी कि ऐसा टाइम आया, तो इसको, इसकी एबिलिटी टू बिकम वॉइड, मतलब इसको वॉइड बनाया जा सकता है। तो ये तीन चीजें हैं, आप देखो पीछे स्क्रीन में, वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा कि कोई भी चीज अगर सबको मीट कर रही है तो वो वैलिड हो गई, नहीं कर रही है तो वो वॉइड हो गई कुछ भी, और कुछ कर रही है कुछ नहीं कर रही है, वॉइड हो भी सकती है, तो वो वॉइड हो गई। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी हुई और उनमें से कोई भी एक अंडर एज था, लड़की की शादी हुई, वो लेट्स से वो 16 साल की थी, अभी उसकी एज जो थी वो मैरिज के लिए नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी शादी है वो क्या होगी, आप बताओ, वो शादी उसकी वॉइड होगी, वैलिड होगी, या वॉइडेबल होगी? गैस करो, कुछ भी गैस करो। अभी वो शादी हो गई है, लड़का जो था वो 25 साल का था, लड़की 16 साल की थी। ठीक है, अब बताओ उसकी शादी वैलिड लग रही है, वॉइड लग रही है, या वॉइडेबल लग रही है? बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, तूबा कहती है वॉइड, अमित भी कहता है वॉइड, और बाकी क्या लगता है आपको? वॉइड है, वैलिड है? वैलिड तो शायद नहीं लग रही होगी, नाम से देख देख के पता लग रहा है कि भाई जब उसकी एज ही नहीं हुई मैरिज की, तो वैलिड तो वो कैसे होगी, है ना? तो देखो मैं आपको बताती हूँ, एंड दीपक इज सेइंग वॉइडेबल विच इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। जब कोई इस तरह की शादी होती है ना जहां पे अंडर एज है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अंडर एज, तो ऐसी सिचुएशन में वो शादी कैसी होती है, वॉइडेबल। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो बच्चों, शादी हो गई है अब, ठीक है, तो अब शादी हो गई तो उसको एकदम से खत्म करना भी, ठीक है, देखो जबरदस्ती से हुई होती है कुछ भी होती, तो वो क्या बनती, वॉइड। मैं आपको दूंगी एग्जाम्पल उसके, ठीक है अभी। तो वॉइडेबल जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे जो लड़की है जिसकी एज कम थी, जब वो अपनी एज अटेन कर लेती है ना, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 18, अभी डिस्कशन में है 21 ईयर्स के लिए, बट जैसे अभी अगर हम 18 को ही कंसिडर करते हैं, तो the moment she becomes 18 years old, she can ask that her marriage should be made void, voidable से void, getting? तो it is at the option of her कि वो चाहे तो अपनी शादी को वैलिड की तरफ भी मूव कर सकती है, वो चाहे तो अपनी शादी को वॉइड की तरफ भी मूव कर सकती है। देखो यहाँ पे मैं आपको बड़ा अच्छा सा वो देती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, हमने क्या बात करी थी, जो चीज वॉइडेबल है, और एक हो गया हमारा वैलिड, और एक है हमारा वॉइड। तो इस सिचुएशन में जो शादी है ना वो वॉइडेबल है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब वो लड़की 18 साल की होगी, तो वो चाहे तो कह सकती है कि नहीं भाई ठीक है, मेरी शादी ठीक चल रही है, मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके कहने पे वो जहां कहाँ जाएगा, वो वैलिड बन जाएगी। बट अगर वो कहती है कि भाई मैं तो अंडर एज थी, जबरदस्ती मैंने निभा ली जितनी मुझे निभानी थी, मेरे को भी शादी में नहीं रहना है, मैं अडल्ट हूं, मैं अपना डिसीजन खुद से लूंगी, तो वो इसको मूव कर देगी वॉइड की तरफ। अब आया समझ में? कोई चीज जो इधर से उधर मूव कर सकती है, उस इंसान के कहने पे जिसके साथ गड़बड़ हुई थी वहां पर, तो वो होगी हमारी वॉइडेबल। वैलिड को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो है ही वैलिड। और वॉइड तो चलो शुरू से था ही बेवकूफ, शादी थी वो, मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं था। जिसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब आप मुझे बताओ, कोई इंसान है, उसने पहले से उसकी एक शादी हो रखी थी, ठीक है, अब वो हिंदू मैरिज को फॉलो करता है, हिंदू रिलीजन का है, मैं यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, यू नो वहाँ पे आपके पर्सनल लॉज अलग होते हैं, ठीक है। उसकी शादी पहले से हुई हुई थी, अब उसने एक और शादी कर ली है। तो आप ही मुझे बताओ कि जो दूसरी शादी है उसका स्टेटस क्या होगा? देखो पहली शादी उसने नॉर्मल करी, वो वैलिड मैरिज हो गई, ठीक है। अब जो दूसरी शादी है उसका स्टेटस क्या है, वो वैलिड है, वॉइड है, या वॉइडेबल है? बताओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड अमित, वो कैसी शादी होगी, वो वॉइड होगी, क्योंकि हिंदू मैरिज में अलाउड ही नहीं है सेकंड मैरिज। तो आपने डे वन से आपकी वो शादी शादी जो थी वो वॉइड वॉइड ही थी, गेटिंग? तो दिस इज हाउ वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड का कॉन्सेप्ट वर्क्स। ये आया समझ में? इतना आगे ना समझ में आपको, तो आगे का पैसेज आपके लिए इट्स जस्ट अ लाइक पीस ऑफ केक, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी अगर बच्चा है तो वो अगर पैदा हुआ है वॉइड मैरिज से, यानी वो इस तरह की शादी हुई हो, चाहे वो सेकंड मैरिज से भी हुआ हो, या वॉइडेबल मैरिज से, याद याद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी अंडर एज वाली जो शादी थी।
इन दोनों ही शादी में से अगर बच्चा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वॉइड थी, वॉइडेबल थी, वैलिड थी, क्या थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि वो अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता है, क्योंकि देखो बच्चे का कोई कसूर नहीं था, है ना, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा, क्लैरिफाई किया कि सच अ चाइल्ड would not be entitled to rights in or to the property of any other person in the family। देखो, अब जो उसके माँ बाप है वो उसकी प्रॉपर्टी को तो इनहेरिट कर सकता है, उनकी भी कौन सी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, जो अपनी पुश्तैनी आपकी जायदाद है उसमें से। लेकिन भाई आपके चाचा मामा जो है मौसी मौसा, उनकी आप फैमिली की मतलब उनमें से आप किसी की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं ले सकते, ऑब्वियसली पता ना वो देंगे, बड़ा देने बैठा है कोई, ठीक है, कोई देगा भी नहीं और आपको यहाँ से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बट अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से शेयर ले सकते हो, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अवॉइडेबल मैरिज कौन सी थी, देखो याद है, वॉइडेबल मैरिज जिसको वॉइड भी किया जा सकता है और वैलिड भी किया जा सकता है। अवॉइडेबल मैरिज इज वन दैट इज मेड इनवैलिड बाय द हस्बैंड और वाइफ थ्रू अ डिक्री, यानी कि डिक्री यानी कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, याद है। फॉर एग्जांपल अगर उस लड़की की एज कम थी तो वो क्या करेगी, कोर्ट के पास जाएगी, कहेगी देखो भाई ऑर्डर दे दो, मुझे अपनी मैरिज को जो वॉइडेबल है मेरे को इसको वॉइड करना है, मेरे को नहीं रहना है इसमें, ठीक है। तो वो कौन सी मैरिज हो जाएगी हमारी, एक वॉइडेबल मैरिज जो है बाद में वॉइड की जा सकती है, इनवैलिड यानी वॉइड की जा सकती है। एंड अ वॉइड मैरिज इज इनवैलिड एट इट्स वेरी इंसेप्शन, याद है जैसे सेकंड शादी, तो शुरू से ही उसका कोई पर्पज नहीं था। तो Chief Justice Chandrachud said that the first step in the inheritance of a child from a void or voidable marriage would be to ascertain that exact share of his parents in the ancestral property। देखो बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि देखो कोई भी बच्चा है, भले वो वैलिड शादी से आया हो, वॉइड शादी से आया हो, वॉइडेबल शादी से आया हो, उसको उसके प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा अपने पेरेंट्स के शेयर से। स्टेप वन डन। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि देखो अगर भाई पता लगाना है कि भाई इसको कितना प्रॉपर्टी मिलेगा, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का शेयर कितना है आप वो पता कर लो और उसको उसमें से हिस्सा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि खानदान में से किसी और का तो मिलना नहीं है, पेरेंट्स में से मिलना है, तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का पता कर लो। अब नेक्स्ट वो बात करेंगे कि किस तरह से आप ये पता कर सकते हो। नाउ दिस कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का शेयर अगर आपको पता करना है, कुड बी डन बाय मींस ऑफ कंडक्टिंग अ नोशनल पार्टीशन। नोशनल पार्टीशन बच्चों क्या होता है, सोच में, खाली सोच सोच में, पेपर में नहीं करा है आपने, एक्चुअल में आप पार्टीशन बंटवारा करते नहीं हो, सोच के आप देखते हो कि अच्छा ठीक है इतनी जमीन है, इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, इसके पापा के पास इतनी आएगी, मम्मी के पास इतनी आएगी, जो भी है इतनी ही इसके बच्चे के पास चली जाएगी। तो आप एक काइंड ऑफ मेंटल अपने दिमाग में एक पार्टीशन करके देख सकते हो और उससे आपको उनके शेयर का पता चल जाएगा। किसका पार्टीशन करोगे, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का। मैंने आपको फिर भी बताया कि खानदानी प्रॉपर्टी में से ही उस बच्चे को हिस्सा मिलता है, ठीक है। एंड कैलकुलेटिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉपर्टी द पेरेंट वुड हैव गॉट इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ, ठीक है। तो अगर ये मर भी जाते, उनके अगर आप समझ रहे हो कि अगर इस तरह से कुछ होता तो अगर डेथ भी कॉज होती है तो वहां पे कितनी प्रॉपर्टी उसको मिली होती। नाउ वंस द शेयर ऑफ द डिसीज्ड पेरेंट इन द प्रॉपर्टी इज ascertained थ्रू सच अ नोशनल पार्टीशन, हिज heirs यानी उसके जो पुश्ते होंगी इंक्लूडिंग हिज चिल्ड्रन में बाय मींस ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज वुड बी एंटाइटल्ड टू देयर पोटेंशियल। मैं बस सेम बात बोल रहा है कि वहां पर उसके पेरेंट्स का जो शेयर है वो पता कर लो, उतना ही शेयर जो है उसमें से हिस्सा जो है वो किसको मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। मेन अभी तक जिस ये हमें पता लगा है कि कोई भी बच्चा है चाहे वो वॉइड मैरिज से हो या वॉइडेबल मैरिज से हो, वो अपने पेरेंट्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से शेयर ले सकता है, ठीक है। नाउ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि सेक्शन 16 जो है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हैज स्टैट्यूटरली कन्फर्ड, यानी इसने लॉ के हिसाब से ऐसा बोला है कि बच्चे को लेजिटिमेसी मिलती है, जो हम कहते हैं ना इलेजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज औलाद, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस इज हाउ वी एक्चुअली यूज इट, है ना। तो इनका ये कहना है कि देयर इज नथिंग लाइक दैट, इवन इफ अ चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ अ वैलिड मैरिज, कोई भी हो, ठीक है, वॉइड मैरिज हो, वॉइडेबल मैरिज हो, कुछ भी हो, दैट चाइल्ड विल बी अ लेजिटिमेट वन, और उसकी जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। एंड चाहे वो वॉइड हो या वॉइडेबल मैरिज हो, in fact Chief Justice of India said that he pointed out that section 16, देखो जो हिंदू मैरिज एक्ट का है ना उसका section 16 वो कहता है that children from void and voidable marriages would have a right to their parents property। तो सिंपल सी बात वही जो हमने पीछे पढ़ी वही बोल रहा है कि चाहे वॉइड हो या वॉइडेबल मैरिज से बच्चा कोई भी कहीं से भी आया हो, उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से जो राइट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो मिलेगा, ठीक है। The court said that the intent of granting legitimacy to such children in the Hindu Marriage Act should also be reflected in the Hindu Succession Act। देखो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि चाहे वॉइड मैरिज हो या वॉइडेबल मैरिज हो, ठीक है,
सेक्शन 16 उसकी बात करता है, उसमें से आए हुए बच्चे को अगर हम कहते हैं कि वो लेजिटिमेट है, वो जायज है, तो डेफिनेटली हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, सक्सेशन किसके बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी के लेन देन की बात करता है, वहां पे भी हमें ये प्रोविजन को लेके आना चाहिए जहाँ पे वो ये बोले कि हाँ भाई, चाहे वो वॉइड मैरिज का हो, वॉइडेबल मैरिज का, वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को सक्सीड कर सकता है, यानी उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। यहीं से हमारे पास निकल के आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ना, उसका सेक्शन 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है, नाउ द केस बिफोर द 3 जज बेंच वाज फोकस्ड ऑन एन अमेंडेड प्रोविजन इन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शंस में, उसमें अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया, एंड द केस वाज रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच 2011। देखो ये सारी बातें बोल रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये बड़ा एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही, देखो पढ़ने से घबराना नहीं है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, इतनी मोटी बुकलेट मिलेगी आपको, ठीक है, पढ़ो बस, इतना इजी और अच्छा क्वेश्चन है ना ये, आप मैं समझ सकती हूँ कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता है हम पहले ही डर जाते हैं कि यार इसको कौन पढ़ेगा, यार क्या समझ में आएगा, एक बार पढ़ो बस इसको, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, आशिमा और अशोक, दे गॉट मैरिड टू ईच अदर इन ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी इन कोलकाता। तो आशिमा थी एक, अशोक था, इनकी शादी हुई कहाँ पे, कोलकाता में, नॉर्मल हिंदू मैरिज से हुई, यानी कि दोनों कौन किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो इनकी नॉर्मल सी हिंदू मैरिज हुई कोलकाता में। आफ्टर विच दे बोथ मूव टू यूएसए, कहाँ चले गए उसके बाद, यूएसए चले गए, वेयर अशोक हैड अ जॉब, तो अशोक की यूएसए में कोई जॉब थी। नाउ इन यूएसए दे हैड अ चाइल्ड, अब वहीं पे उनको एक बच्चा हुआ, whom they named गोगोल। हो सकता है गूगल से काफी इंस्पायर हो गए होंगे, तो इन्होंने इस बच्चे का नाम रख दिया क्या, गोगोल। वैसे नहीं रखना चाहिए था, बहुत बुरा किया बच्चे के साथ, लेकिन इन्होंने जो है शादी की कोलकाता में, अशोक और आशिमा ने नॉर्मल हिंदू रिचुअल से शादी करी, उसके बाद यूएसए चले गए, वहां पे जाके इनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था गोगोल। बट यहाँ पे आएगा कहानी में ट्विस्ट, many years later Ashima focused that found sorry that Ashok was already married to Sushma before their wedding in Kolkata। वाओ, तो इसको पता चला कि भाई हमारी शादी जब कोलकाता में हुई उससे पहले तो महाशय की पहले से शादी हो चुकी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अशोक एंड सुषमा ऑल्सो हैड अ चाइल्ड, मतलब एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब कंगाली में आटा गीला, ठीक है। तो इनका खुद भी एक पहले से बच्चा था जिसका नाम था अर्पिता, आया आप समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ, हु वाज ओल्डर देन गोगोल, 4 साल बड़ी थी गोगोल से, ठीक है, बाय 4 years। तो अर्पिता जो देखो, अशोक की अब शादी हुई पहले किससे, मतलब अभी किससे हुई है, आशिमा से, उनका एक बेटा है गोगोल जो यूएसए में पैदा हुआ। लेकिन इसको पता चला कि अशोक की तो पहले से शादी हो रखी थी सुषमा से, और उनकी बेटी पहले से कौन है, अर्पिता। अब क्या हुआ कि अशोक एक्सप्लेन टू आशिमा कि ऑल्दो ही हैड नो इंटेंशन ऑफ चीटिंग ऑन हर, he had to keep his marriage to Sushma a secret since his parents wouldn't have agreed or never have agreed because उनका कास्ट डिफरेंसेस थे। टिपिकल इंडियन सिनेरियो जो होता है कि मैं तो वो चीट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मेरे मम्मी पापा नहीं मानते तो मुझे तो शादी से करनी पड़ी, फिर के लिए मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि आशिमा तो जो है शी इज अंडर अ शॉक, ठीक है, बिकॉज उसको पता चलता है कि जो उसकी शादी है, ठीक है, वो यहाँ पे उसकी शादी है वो ऑलरेडी क्या है, वॉइड है हिंदू मैरिज के हिसाब से, क्योंकि ये हो गई हमारी कौन सी नंबर की मैरिज, सेकंड नंबर मैरिज, क्योंकि पहली तो उसकी सुषमा से हो ही चुकी है। अब पता चलता है यहाँ पे जो है इसको आशिमा को कि मेरी शादी जो इससे हुई हुई थी इस गधे से, ठीक है, इससे जो है ऑलरेडी इसकी तो हुई हुई, तो मेरी मैरिज जो कैसी हो गई, ये तो वॉइड हो गई क्योंकि ये सेकंड मैरिज हो गई, और सेकंड मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में अलाउड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि नाउ शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज सो दैट गोगोल, अब इनका बच्चा भी तो था गोगोल, ठीक है, he doesn't lose the inheritance from his father's side of family, यानी कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है ना, शी इज ट्राइंग कि कम से कम, चलो मेरी शादी तो वॉइड हो ही गई, लेकिन कम से कम जो इनका बच्चा है गोगोल, उसको वो प्रॉपर्टी के राइट्स कम से कम मिले, ठीक है। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, अब जो आपके समझ में आया था उस पहले वाले पैसेज में, आपको बताना है व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू गोगोल्स इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या लगता है कि गोगोल को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताओ चलो। ऑप्शन 1 कहता है गोगोल कुड क्लेम द एंटायरिटी ऑफ अशोक शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो कह रहे हैं कि गोगोल्स थोड़ी बहुत क्यों, सारी की सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ले सकता है अशोक की। दूसरा ये कह रहा है कि गोगोल वुड इनहेरिट द एंटायर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये उसका बेटा है, अर्पिता तो बेटी है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी तो गोगोल को ही आएगी क्योंकि वो बेटा है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि गोगोल वुड इनहेरिट हिज शेयर फ्रॉम विद इन अशोक्स शेयर ऑफ द फुल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी,
विदाउट प्रेजुडिस टू द इनहेरिटेंस ऑफ द लीगल एयर्स इंक्लूडिंग अर्पिता। मतलब गोगोल को अपना हिस्सा भी मिलेगा, लेकिन वो उतना हिस्सा नहीं छीन सकता जो अर्पिता का भी हिस्सा है, यानी दोनों बच्चों को उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे ओनली सुषमा एंड अर्पिता आर द राइटफुल लीगल एयर्स ऑफ अशोक। ये कह रहे हैं कि भाई दूसरी बीवी और बच्चे का कोई लेना नहीं, सिर्फ पहली वाली बीवी और पहले वाले बच्चे का ही यहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट बनता है। तो क्या लगता है? Tuba is saying C, Siraj is saying C, Amit is saying C. C is actually the correct answer, guys. I am so proud of you. ये इतना easy नहीं था, मैं सच्ची बता रही हूँ। प्रॉपर्टी और जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से टफ होते हैं। C is the correct answer, correct? क्योंकि देखो जब गोगोल किस मैरिज से आया है, देखो एक मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया हमारे महाशय अशोक, ठीक है, स्टड अशोक, ठीक है, इनका नाम रखते हैं हम स्टड अशोक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहली वाली जो वाइफ थी वो कौन है? सुषमा, ठीक है। तो सुषमा थी और दूसरी वाइफ कौन थी इनकी? आशिमा, ठीक है। पहली वाली वाइफ से कौन बेटी थी इनकी? अर्पिता, ठीक है। और दूसरे वाले से कौन इनका बेटा है? ये हमारे भाई साहब गोगोल, ठीक है। अब बताओ ये जो पहले वाली शादी है, ठीक है, आप लोग मुझे आंसर दोगे, मैं आंसर नहीं करूंगी। जो पहले वाली शादी है, फर्स्ट मैरिज, ये हमारी वैलिड है या क्या है? वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल, क्या है? जल्दी बताओ फटाफट, पहली वाली शादी क्या है? क्विकली आंसर, वेरी गुड। तो पहली वाली शादी हमारी है वैलिड, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, चुपचाप उसने आराम से शादी करी, वैलिड है। पहली वाली शादी से जो बेटी हुई है अर्पिता, ये क्या है? इसका स्टेटस क्या है? लेजिटिमेट है या नहीं? से यस और नो, लेजिटिमेट चाइल्ड है? बताओ बताओ फटाफट बताओ। पहली वाली शादी से जो बेटी है अर्पिता, वो लेजिटिमेट चाइल्ड है? वो मतलब उसको कोई प्रॉब्लम उसके स्टेटस में तो नहीं होगी? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, ये है हमारी सेकेंड मैरिज। तो पहले मुझे इस मैरिज का स्टेटस बताओ क्या है? अशोक ने आशिमा से दूसरी शादी करी है, तो क्या ये मैरिज वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है? फटाफट बताओ। दूसरी शादी, हिंदू मैरिज में दूसरी शादी क्या है? तुबा, रिमेंबर मैं यहाँ पे दूसरी शादी की बात कर रही हूँ, मैं अंडर एज वाली शादी की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरी शादी। ध्यान से कि पहली हो चुकी है और दूसरी भी उसने शादी कर ली है, तो यस, वेरी गुड, दूसरी शादी उसकी है वॉइड। तो जब मैरिज वॉइड है तो आशिमा का तो कोई राइट नहीं बनता है, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या गोगोल का राइट भी बनता है अर्पिता के साथ साथ? यस और नो, क्विकली बताओ मुझे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चा वॉइड मैरिज से है या वॉइडेबल मैरिज से है, उसकी कोई गलती नहीं है, एंड ही विल हैव अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऑसम गाइस, यस। तो उसको भी उसका शेयर मिलेगा, विच इज एक्चुअली कमिंग टू दिस का आंसर बीइंग करेक्ट, ओके। एक्सक्यूज मी। नाउ ये देखते हैं, in the above fact scenario consider a property that was purchased by Ashok from his own earnings। देखो अब हम यहाँ पे ancestral property की बात नहीं कर रहे हैं, यूएसए में उसने अपने खुद के पैसों से अशोक ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, thereby not making it a part of the ancestral property but falling in the category of self acquired property। उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। Now upon अशोक डेथ, अब क्या हुआ है? अशोक की डेथ हुई है, ठीक है। अब अगर उसकी डेथ हो जाती है, who would have the inheritance rights over the said property? तो अब बताओ कि उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा किस किस को मिलेगा? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं, उसकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद, ठीक है। ऑप्शंस आर सुषमा और आशिमा, यानी कि जो पहले वाली बीवी थी और दूसरी वाली बीवी, दोनों बीवियों को मिलेगा। सुषमा, आशिमा, अर्पिता एंड गोगोल, सबको मिल जाएगा, चारों पांचों को, एज दे आर ऑल हिज राइटफुल एयर्स, यानी राइटफुल उसके जो मतलब जो कहेंगे ना एयर्स इसको कहते हैं, अभी मैं हिंदी में बोल रही थी, मतलब जो उसको फॉलो करेंगे, मतलब उसके जो नेक्स्ट बच गए, ठीक है, सबको मिलेगा। ये कह रहा है सुषमा को मिलेगा, अर्पिता को मिलेगा और गोगोल को मिलेगा, यानी पहली वाली बीवी को मिलेगा और दोनों बच्चों को मिलेगा, नई वाली बीवी को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि सुषमा यानी पहली वाली बीवी और सिर्फ से पहली वाली बेटी को मिलेगा। सोच के बताओ, मैंने अब बिल्कुल यही एक्सप्लेन किया अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में। ध्यान से याद है, मैं जब यहाँ पे ये बात कर रही हूँ, ये वाली मैंने किसके आगे क्रॉस किया है? ढूंढो इसमें से किसके आगे क्रॉस किया है। ये तो वैलिड है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्रॉस कहाँ आ रहेगा इस? जल्दी देखो फटाफट, तो बताओ किसको नहीं, किसका यहाँ पे पत्ता कटेगा बेचारे का? बताओ अब बताओ।
वॉइड एंड वैलिड शॉर्टली, ठीक है मैं बताती हूँ मिस्टर राज, इसके बाद बताती हूँ। राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर गाइज। सुषमा यानी पहले वाली बीवी को मिलेगा और दोनों ही बच्चों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पहली बीवी पहला बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी में बीवी के साथ तो मैरिज वॉइड है, बात ही खत्म, कोई शुरू हुई नहीं, शुरू खत्म क्या हुई, शुरू ही नहीं हुई, लेकिन बच्चे का कसूर नहीं है तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ना, वेरी गुड गाइस, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से दिस वुड बी द लास्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से करते हैं आंसर। देखा तो नहीं तुमने, पता नहीं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, हाउ डिड द हिंदू मैरिज एक्ट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द केस इन द इनहेरिटेंस, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या कहा है इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या कहता है वो इस बारे में। पहला, the amended provisions of the Hindu Marriage Act grant legitimacy to children from voidable marriages and therefore this logic should be extended to the Hindu Succession Act। कह रहे थे ना कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी उसको करना चाहिए, तो क्या वो सिर्फ voidable मैरिज की बात कर रहा है? ऑप्शन बी कहता है कि ये जो अमेंडेड प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो लेजिटिमेसी देता है सेकंड मैरिज को, देयरफॉर दिस शुड आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन द हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो सेकंड मैरिज को देता है। या फिर द अमेंडेड प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ग्रांट लेजिटिमेट स्टेटस टू वॉइड and voidable marriage and therefore this should also be extended to Hindu Succession Act, या Hindu Marriage Act has no bearing whatsoever on the particular thing। क्या लगता है किस किस को इंक्लूड करता है? सिर्फ वॉइडेबल वाले बच्चे को इंक्लूड कर रहा है, सिर्फ सेकंड मैरिज वाले को इंक्लूड कर रहा है, वॉइड और वॉइडेबल दोनों को मैं 100 बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये आपको पता होना चाहिए आंसर, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? सो स्वीट एंड स्मार्ट ऑफ यू गाइस, वो देख लिया था। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो आप पूछ रहे थे ना सिराज वॉइड और वैलिड का, सिंपली वो यही था कि अगर किसी चीज को हमें वैलिड बनाना है, और फॉर एग्जांपल उसके लिए 3 चीजों की जरूरत है कि अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो वो चीज वैलिड बन जाएगी, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा वैलिड। लेकिन अगर इनमें से जो हमें ऑप्शंस चाहिए थे उनमें से कोई भी मीट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या बनेगा? ना ये ना ये ना ये, तो वो बनेगा वॉइड। तो कोई भी चीज अगर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लॉ के हिसाब से सब कुछ ठीक है, तो वो वैलिड हो जाती है, ठीक है। अगर वो जीरो है, उसका रेलेवेंस, उसका पर्पस डे वन से ही कुछ था ही नहीं, जैसे कि अगर एक मैरिज हुई, हिंदू मैरिज, पहली मैरिज अगर है तो वो वैलिड है, सब कुछ ठीक है, एज ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो वैलिड है। अगर इसके बाद वो शादी एक और कर रहा है तो वो क्या बन जाएगी? वॉइड, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में बाईगैमी यानी कि सेकंड मैरिज इज नॉट अलाउड एट ऑल, वो मानी ही नहीं जाती, उसकी कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपके अब समझ में आया होगा। सो विद दिस एवरीवन वी हैव कंक्लूडेड दिस सेशन एंड आई होप ये आपको पसंद आया हो और आपकी समझ में आया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लीगल रीजनिंग वाले सेगमेंट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। रटना कुछ नहीं है, बस आपको लॉ को समझना है, उसके जिस्ट को समझना है। अगर आप वो समझ जाओगे आपको कोई भी पेपर में पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप आपके लिए जो ये पूरा था, इट वाज लाइक इट वाज गुड, इट वाज इंटरेस्टिंग एंड आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो, ठीक है। इंजूरिया साइन एंड डैमनम, अमित दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ टॉट, ठीक है। साइन एंड डैमनम इंजूरिया होता है और इंजूरिया साइन एंड डैमनम होता है, मैं आपको समझा सकती हूँ शॉर्ट में। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इंजूरिया साइन एंड डैमनम में आपको लीगल इंजरी होती है, यानी आपका लॉ जो आपका राइट था वो हैम्पर होता है, लेकिन आपको कोई वैसा डैमेज यानी कि आपको कोई मॉनेटरी डैमेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक बहुत सा स्कूल है वो रन कर रही हूँ, ठीक है, और उस जस्ट स्कूल के सामने एक और स्कूल खुल जाता है, ठीक है, और मेरे जो आधे बच्चे थे वहां पे जाके एनरोल कर गए, वहां चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कोई वैसे डैमेज तो नहीं हुआ, मतलब मेरा मतलब सॉरी मेरे को मेरा कोई लीगल राइट तो नहीं छीना, क्योंकि भाई आप भी स्कूल खोल सकते हो, मैं भी स्कूल खोल सकती थी, ठीक है, लेकिन मेरा पैसों का डैमेज तो हो गया मुझे। तो जब आपको कोई लीगल डैमेज होता है, आपका राइट तो हैम्पर होता है, लेकिन आपको कोई वैसे कोई आपका राइट हैम्पर नहीं होता है, सॉरी, और आपको वैसे डैमेज हो जाता है, यानी इंजूरिया साइन एंड डैमनम, दैट इज अ लीगल इंजुरी विदाउट लाइक अ डैमेज विदाउट अ लीगल इंजुरी। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगी, टॉट का ये है तो हम समझेंगे, ठीक है। साइन डैमनम इंजुरिया, डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डैमनम, ठीक है। In this case, in this matter, a case can be registered. Which one are you asking, Tuba? Second marriage वाले case में you are saying?
Okay, I'll tell you guys this. I'll tell you this. ठीक है, अभी I think we should end this session for now. It was a long one and I hope आप लोगों को अच्छा लगा. आप लोग ग्रुप में मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है. I will also get to learn कि how is your experience with me, guys. ठीक है. So I think I'll wind up this session for now. Thank you so much, everybody. Take care and I will see you guys super soon in a upcoming class. Okay. All right, guys.